हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। यानी कि हम हारते तब नहीं है जब हमें कोई विफलता हाथ लगी, हारते हम तब है जब हम हार मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी वही है जहां पर हम हार मान लेते हैं। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज टू ट्राई वन मोर टाइम। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका सफल होने का यही है कि आप एक और बार प्रयास करें, एक और बार जतन करें अपनी सफलता के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एक और बार पूरे जोश और होश के साथ में मेहनत करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द बिल tabled by the Maharashtra government to tackle unlawful activities by organizations linked to left-wing extremism। बोल रहे हैं कि एक जो बिल, टेबल करना मतलब प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, तो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उनके मंत्रालय में, कैबिनेट में किया गया होगा, सॉरी जो संसद होती है वहां की विधानसभा और विधान परिषद, वहां पे किया। तो उसमें क्या क्या था ये, टू टैकल, निपटा जाए किससे, अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो गैर कानूनी एक्टिविटीज होती हैं कुछ संस्थाओं द्वारा जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब लेफ्ट विंग क्या होता है, लिबरल्स जो होते हैं, रेडिकल्स, प्रोग्रेसिव सोच वाले, ठीक है, उनके साथ में जुड़े हुए कुछ अननेसेसरी चीजें कि भाई हमारी माय राइट माय बॉडी, मैं बच्चा अबॉर्ट करना चाहूँ, रखना चाहूँ, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहूँ, नहीं करना चाहूँ, बहुत इलॉजिकल सी कई सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो उसके एक्सट्रीमिज्म की कुछ ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए, एंड परहैप्स इवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और जो कि अननेसेसरी भी हो और कई दफा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक भी हो, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए एक बिल टेबल किया गया, पेश किया गया। व्हेन existing laws seem adequate to tackle extremism and the area affected by left-wing extremism is limited in this state। बोल रहे हैं कि जब मौजूदा लॉज जो हैं, एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं वो पर्याप्त हैं, अगर इस तरीके के एक्सट्रीमिज्म को टैकल करना है तो मौजूदा लॉज पर्याप्त हैं, और ये जो एरिया है जो कि लेफ्ट विंग से प्रभावित है वो बहुत लिमिटेड है, थोड़ा सा एरिया है इस स्टेट में, महाराष्ट्र में। The only reason such a proposal has been made could be an oblique intent to crack down on lawyers, dissenters, and human rights activists involving in taking up the cause of the marginalized। तो बोल रहे हैं, तो इकलौता कारण जो दिख रहा है कि ये प्रपोजल, ये बिल लाया गया हो, पेश किया गया हो, वो ये है कि ओब्लिक, ओब्लिक मतलब इनडायरेक्ट मंशा है कि क्रैकडाउन किया जाए, क्रैकडाउन किया जाए मतलब कि उसको कठोर किया जाए, नकेल कसी जाए, किसके ऊपर, वकीलों के ऊपर। डिसेंटर्स, डिसेंटर्स वो लोग होते हैं जो मन मुटाव रखते हैं सरकार के कुछ कदमों के साथ में, अपोज करते हैं उनकी कुछ गतिविधियों को। और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो होते हैं वो अगर किसी भी ऐसे कॉज को लेते हैं जो कि मार्जिनलाइज यानी कि वंचित ग्रुप के लोगों के संदर्भ में है, तो उनके लिए अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको रोक दिया जाए। तो ये राइटर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि देखो मौजूदा कानून तो एक्सट्रीमिज्म के साथ में डील करने में काफी है, हमारे जो मौजूदा कानून है, तो ये कानून ऐसा लग रहा है कि इसलिए लाया गया है कि इनडायरेक्टली उन लोगों को टैकल किया जाए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की आवाज उठाते हैं, ताकि सरकार के और सरकार का विरोध करते हैं। द बिल में फाउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। बोल रहे हैं कि ये जो बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक जो कुछ नियम है उनको फॉल फाउल ऑफ मतलब कि उल्लंघन करता है, as it contains overboard terms that may cover individuals and organizations that may pose no threat to public order। क्योंकि इसमें कुछ ओवरबोर्ड मतलब जरूरत से ज्यादा कुछ चीजें बोली गई हैं, ऐसे शब्दावली इस्तेमाल की गई है, ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जो उन लोगों को या उन संस्थाओं को कवर करती हैं दैट में पोज नो थ्रेट, जो कि
कोई खतरा नहीं उठा सकती पब्लिक ऑर्डर के लिए। यानी कि ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जो अगर मान लो कि वही चीज की सरकार का अगर विरोध कर रहे हैं तो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, पाकिस्तानी है, ठीक है। वैसा ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लो सरकार के विपरीत विरोध में भी कोई बात उठाता है, कुछ गलत नीतियों को भी विरोध करता है, तो जिसका कोई पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खतरा नहीं है, उनके भी अगेंस्ट में ये हो जाएगा। द कोर of the proposed law appears to be the questionable term urban नक्सल। बोल रहे हैं कि इस पूरे प्रपोज लॉ का जो कोर है, केंद्र है, वो एक बड़ा ही संवेदनशील, बड़ा ही सवालास्पद शब्द है, वो है अर्बन नक्सल। Even though the phrase itself does not find a place in the Maharashtra Special Public Security Bill 2024, और हालांकि ये जो शब्द है ये डायरेक्टली महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 में इस्तेमाल नहीं किया गया है। The statement of the objects and reasons talks about safe houses and urban dens। तो बोल रहे हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें जो रीजन और ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि भाई क्यों ये लाया गया, क्या इसका तात्पर्य है और क्या इसका उद्देश्य है, उसमें सेफ हाउसेस की बात की गई है और उसमें कहा गया है अर्बन डेंस के बारे में। यानी कि अर्बन डेंसिटी जो है किसकी, माओइस्ट नेटवर्क की इस शहर के अंदर, उसके बारे में चर्चा की गई है। It claims that existing laws are inadequate and that Naxal frontal organizations are active in the absence of a special law। इसमें कहा गया कि भाई जो अभी मौजूदा कानून है वो अपर्याप्त है और जो नक्सल फ्रंटल हैं, विरोधी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या कर रही हैं, वो इस मौजूदा कानूनों में कमियों की वजह से काफी ज्यादा एक्टिव हैं। Given that several provisions in the state's bill are already found in the central law। अब ये देखते हुए, ये कहते हुए कि भाई जो इस बिल के अंदर जो कुछ प्रावधान लिखे हैं वो जो सेंट्रल लॉ है उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, उसके अंदर पाए जाते हैं। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसके अंदर में पाए जाते हैं, इट इज इंडीड अ स्ट्रेंज क्लेम। तो ये बड़ा ही अजीब और गरीब तर्क है, अजीब और गरीब क्लेम है कि भाई हमारे पास ऐसा पर्याप्त जो मौजूदा कानून है वो अपर्याप्त है। ये कहना बड़ा ही गैर वाजिब है। The most serious provision that allows for declaring organizations unlawful and make it an offense to be a member of or in any manner assisting or participating in meetings of such organizations are too widely worded। बोल रहे हैं कि जो बहुत सीरियस गंभीर प्रावधान हैं जो कि अलाउ करते हैं किस चीज के लिए, किसी भी संस्था को या किसी व्यक्ति को अनलॉफुल डिक्लेयर करने के लिए अलाउ करते हैं और एक ऑफेंस बना देते हैं, गैर कानूनी जुर्म बना देते हैं कि कोई भी सदस्य या फिर किसी भी तरीके से वो इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, इन संस्था के साथ में किसी भी तरीके से जुड़ा है। इसकी शब्दावली जो है वो बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा वाइड है, उसकी रेंज बहुत वाइड है, बहुत सारे शब्दों का इसके अंदर उपयोग है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जो भी सरकार का विरोध करेगा वो इसके अंदर में शब्दावली के अंदर में फॉल करेगा। एन ऑर्गेनाइजेशन for instance can be any group or body of persons whether or not known by any name or registration। बोल रहे हैं यानी कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी लोगों का ग्रुप हो सकता है जिसके अंदर एक दो कितने भी लोग हों, जिसका नाम या रजिस्ट्रेशन ना भी हो तो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन मान लिया जाएगा। अनलॉफुल एक्टिविटी includes not only words or actions that threaten public order but also anything that interferes with the administration of law or with its institutions and personals। बोल रहे हैं अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर क्या क्या डाल दिया गया, इसमें ना केवल वो शब्द या वो कार्रवाई जो कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को खराब करता है, उनको दूषित करता है, वो शामिल किए गए, बल्कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन, कानूनी एडमिनिस्ट्रेशन से दखलंदाजी करती है या फिर उससे जुड़े हुए संस्थानों या लोगों के साथ में दखलंदाजी करती है, उसको भी अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा, जो कि बहुत गलत है। इन इफेक्ट
दिस में कवर एनी ऑर्गेनाइज प्रोसेस, यानी कि कोई भी संगठित रूप से अगर धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वो भी अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा. It not only includes promoting violence and the use of firearms or explosives, but also encouraging or preaching disobedience to established law and its institutions. बोल रहे हैं इसमें ना केवल वायलेंस प्रमोट करने वाले शामिल होंगे, बल्कि एंड यूज ऑफ फायर आर्म्स, जो उनके एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करेंगे वो लोग होंगे, बल्कि ऑल्सो encouraging or preaching disobedience to established laws and its institutions, वो लोग भी शामिल होंगे जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करने के लिए या फिर कुछ संगठन कुछ कानून लाया गया उसका अनुपालन करने से मना कर रहे होंगे, वो लोग भी शामिल होंगे. This may be interpreted to include protests against or even condemnation of police excess, custodial violence और any miscarriage of justice. यानी कि क्या समझ में आया? इसका साफ मतलब ये समझ में आया कि वो भी प्रोटेस्ट जो कि अगेंस्ट में हो या फिर निंदा करते हो किसी भी पुलिस की जबरन कार्रवाई के ऊपर या फिर कस्टोडियल वायलेंस के ऊपर या फिर किसी भी तरीके से न्याय की गलत प्रक्रिया के ऊपर, वो सब इसके अंदर शामिल हों. While committing an unlawful activity may entail a jail term of up to 7 years, बोल रहे हैं जबकि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है. Even one who is not a member of an unlawful organization can be jailed for 2 years. लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो अनलॉफुल संस्था का सदस्य ना भी हो, उसको भी 2 साल की जेल हो सकती है on the charge of soliciting aid for it or 3 years for promoting a meeting of the organization. किस चार्ज के ऊपर? कि भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदद मांगी इसके लिए और उनको 3 साल की सजा हो सकती है इस संस्था की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए या फिर उनकी मीटिंग्स को प्रमोट करने के लिए. The most draconian provisions are the ones empowering the government to seize any house or building where unlawful activities take place. जो सबसे ज़्यादा कठोर इसका प्रोविजन है, प्रावधान है, वो ये है कि जिसके अंदर सरकार के पास में ये अधिकार है कि वो किसी भी घर को या बिल्डिंग को जहाँ पे इस तरीके की अनलॉफुल एक्टिविटीज हुई हैं उनको ऑक्यूपाई कर सकती हैं, उनको अपने कब्जे में ले सकती हैं. ठीक है. एविक्ट इट्स ऑक्यूपेंट्स, उनके रहने वालों को खाली करवा सकती हैं. टेक ओवर इट्स मनी एंड एसेट्स, और उनके पैसे और उनकी संपत्ति जो भी वहाँ पे एसेट्स होंगे जैसे कि टेबल चेयर वगैरह, उन सब चीज़ों को जब्त कर सकते हैं. द बिल इज एक्सपेक्टेड टू लैप्स, अब माना जा रहा है कि ये बिल जो है ये रद्द हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि as the current assembly may have already held its last session before elections later this year. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो करंट असेंबली इस वक्त की मौजूदा असेंबली है वो ऑलरेडी इस साल अंत में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस तब तक के लिए उनका अंतिम सेशन हो चुका होगा. बट द क्वेश्चनेबल इंटेंट may survive into future regimes too. लेकिन आने वाली सरकारों के अंदर इस बिल की जो एक प्रश्न करने योग्य मंशा है वो जरूर मौजूद रहेगी, सरवाइव करेगी. क्योंकि ये बिल ऐसा क्यों लाना चाह रहे थे ये मिनिस्टर्स लोग, ऐसा बिल क्यों लेकर आना चाह रहे थे जिसमें हर तरीके से सरकार के विरोध को बंद करना चाह रहे थे. वो ऐसा बिल तो कभी आना नहीं चाहिए. अब सरकार का जब तक विरोध नहीं होगा तो उनकी गलत नीतियों के ऊपर सवाल कैसे उठेंगे, राइट? वो जब तक सवाल नहीं उठेंगे तो ये लोग तो अपनी मनमर्जी करते रहेंगे और हमसे टैक्स ले लेकर ये अपने बंगले करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टीज बनाते रहेंगे, हर तरह के घोटाले करते रहेंगे, और जनता के हाथ क्या आएगा? कुछ नहीं. तो इससे बेहतर है हर देश में क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए और क्रिटिसिज्म करने वाले लोग भी होने चाहिए. तभी हमने पिछली टर्म जो रही सरकार की उसमें देखा कि 100% बहुमत नहीं होना चाहिए सरकार के पास में किसी भी, क्योंकि अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तो लैक ऑफ ऑपोजिशन के
अंतर्गत क्या होता है कि आपसे सवाल करने वाला कोई नहीं होता, और जब आपसे सवाल ही कोई नहीं उठेगा तो आप जो कर रहे हैं मतलब अपनी धुन में आप वो सही करते जा रहे हैं, जबकि हो वो गलत रहा है, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टोन ऑफ द लाइन द बिल इज एक्सपेक्टेड टू लैप्स एज द करंट असेंबली मे हैव ऑलरेडी हेल्ड its last session before elections later this year, but the questionable intent may survive into future regimes too। देखो, अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उनकी जो मंशा है वो अच्छी नहीं है, राइट। तो उनकी मंशा कैसी है, सिनिकल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो ये बिल जो लेकर आए उसकी मंशा बेशक एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने की हो, एक्सट्रीमिज्म को जो ज्यादा अननेसेसरी एक्सट्रीमिज्म है उसके अगेंस्ट में हो, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि मौजूदा जो बिल्स, मौजूदा जो कानून है उनके अंदर वो काफी है, क्योंकि देश के और किसी हिस्से में ऐसा कोई बिल नहीं लाया गया, देश के और किसी हिस्से में ऐसे लॉ की डिमांड नहीं की गई, यहाँ पे क्यों की गई। तो बोल रहे हैं कि इससे लगता है कि इनकी मंशा साफ नहीं थी, जो कि स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि क्वेश्चनेबल है उनकी इंटेंट, उनकी मंशा जो है वो क्वेश्चनेबल है। तो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव तो नहीं लग रहा, न्यूट्रल भी नहीं है, सपोर्ट तो कर नहीं रहे राइटर इसका, तो ये क्या है, सिनिकल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage about the Maharashtra Special Public Security Bill 2024? The ineffectiveness of state government। तो स्टेट गवर्नमेंट अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाई, ये तो स्टेटमेंट, ये तो पैसेज की थीम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस एंड पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द बिल, बिल्कुल करेक्ट है कि संवैधानिक चैलेंजेस इसमें फेस करने पड़ेंगे और जाहिर तौर पे इस बिल का मिसयूज होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following best reflects the primary concern expressed in the passage regarding the Maharashtra Special Public Security Bill 2024? बोल रहे हैं कि कौन सा बहुत बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है जो प्राइमरी कंसर्न है, प्राइमरी चिंता है इस पैसेज के अंदर उठाई गई महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सर्विस सिक्योरिटी बिल के लिए। इट इज लाइकली टू सप्रेस लेजिटिमेट डिसेंट, बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई वाजिब तरीके से भी सरकार के नीतियों से विरोध कर रहा होगा, उनकी नीतियों के अगेंस्ट में सवाल उठा रहा होगा, सरकार उसको भी पकड़ के जी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, डालो उसको जेल के अंदर, ठीक है। यानी कि कोई भी सरकार को अपने अगेंस्ट में बात उठाने वाला चाहिए नहीं। What does the passage imply about the bill's overlap with existing law? बोल रहे हैं, देखो सरकार ने कहा कि भाई एग्जिस्टिंग लॉ अपर्याप्त है, काफी नहीं है, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हुई है क्योंकि जो सेंट्रल लॉ है उसके अंदर भी कुछ प्रावधान है जो सेम है। इट रिप्लेसेस ऑल अदर एग्जिस्टिंग लॉज ऑन एक्सट्रीमिज्म, इनकरेक्ट है। इट कंटेन्स यूनिक प्रोविजंस नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर लॉज, इनकरेक्ट है। It duplicates provisions found in Unlawful Activities Prevention Act, बिल्कुल correct, option C is correct. What can be inferred from the concerns raised about the Maharashtra Special Public Security Bill 2024? बोल रहे हैं कि जो महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 है उसके बारे में क्या कंसर्न उठ रहे हैं, उनसे क्या समझ में आता है। सबसे पहली चीज इनसे ये डर सामने आता है, ये चिंता सामने आती है कि इसका गलत उपयोग किया जा सकता है सरकार अपने अगेंस्ट होने वाले किसी भी क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो डिसेंटर्स हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों। आपको पता है महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने ही सवाल, सहारा का प्रोजेक्ट था जो, ठीक है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने उसके ऊपर सवाल उठा के ही उस प्रोजेक्ट को आज इस कगार पे पहुंचा दिया कि वो बंद हो गया, ठीक है। अगर वो प्रोजेक्ट बनता तो इतने ज्यादा फॉरेस्ट की कटिंग होती, इतने ज्यादा लोग बेघर हो जाते और केवल अमीरों के लिए ये प्रोजेक्ट बन रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर इस तरह की गलत नीतियां सरकार अपनाती रहेगी, अपने प्रियजनों को, अपने प्रियजन ना भी हो, अपने बेनिफिट के लिए इस तरीके के कानून लाती रहेगी, ठीक है। तो इट एक्सक्लूसिवली टारगेट्स अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस लिंक्ड इनटू वायलेंस, कहना इनका ये है बट लगता नहीं है। It may be misused to suppress legitimate dissent and activism, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। He is
गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हर बॉस। अब देखो उसको दी जाती है प्रॉपर गाइडेंस उसके बॉस के द्वारा, तो हर बॉस क्या है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि बाय के बाद क्या होता है सब्जेक्ट। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस देना, गिवन यानी कि ये क्या है हमारा वर्ब, और किसको दी जाती है उसको, लड़की है कोई, इसका क्या बन जाएगा हर। तो हर बॉस गिव्स हर प्रॉपर गाइडेंस। हर बॉस विल गिव, फ्यूचर की बात नहीं है, हैज गिवन पास्ट की घटना नहीं है, गेव कंप्लीट नहीं हुआ टास्क, दे रहे हैं अभी भी देते हैं, गिव्स हर प्रॉपर गाइडेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विटी, विटी मतलब बड़ा ही फनी, बड़ा ही चतुर। ठीक है, वो होता है विटी। तो इसका एंटोनिम क्या होएगा, सीरियस, सीरियस मतलब बड़ा ही गंभीर। सिनिकल, सिनिकल मतलब निंदक। कैलस, कैलस मतलब संवेदनशीलता जिसमें नहीं हो। और गिडी मतलब चक्कर आना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सीरियस इज द एंटोनिम फॉर विटी। द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक द अबोमिनेबल टेबल मैनर्स ऑफ ओल्ड आंट। तो अबोमिनेबल मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट या घिनौने, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही बुरे। ठीक है, वेरी बैड। तो इनका सिनोनिम क्या होगा, डिलेक्टेबल, सबसे पहला वर्ड है डिलेक्टेबल मतलब स्वादिष्ट, डिलिशियस। स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस मतलब घिनौने, अप्रिय। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल मतलब जो बहुत अटल हैं, तो उनके एबोमिनेबल थे यानी कि ऑब्नॉक्शियस थे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A person who believes that all events are predetermined और सब्जेक्ट टू फेट, यानी कि जो व्यक्ति किस्मत के ऊपर विश्वास करता है कि हमारी किस्मत पहले ही लिख दी गई है, जो होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा और उससे ना ज्यादा ना कम मिलेगा, तो उनको बोलते हैं फेटलिस्ट। क्या बोलते हैं, फेटलिस्ट। सो बोलते हैं ना ये मेरा फेट है, मेरा भाग्य है, तो क्या हो गया फेटलिस्ट। क्रेडुलस मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर विश्वास करता है या तत्पर रहता है चीजों के ऊपर विश्वास करने का। ईगोटिस्ट अहंकारी। एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट मतलब जो समाज के ऊंचे तबके से आता है। सो ऑप्शन ए फेटलिस्ट इज करेक्ट। The investigation conducting by the research team yielded statistically significant results. तो रिजल्ट मिल चुके हैं यानी कि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होगी, हो थोड़ी रही है, हो रही है तो रिजल्ट्स आएंगे ना, लेकिन रिजल्ट्स आ चुके हैं दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। तो द इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड, ना कि कंडक्टिंग, कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम yielded statistically significant results providing substantial evidence to support the hypothesis। तो यहाँ पे conducting यानी कि continuous present form में नहीं आएगा और past form में आएगा conducted। ठीक है, conducted। सो ऑप्शन डी में एरर है। अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है कोई जटिल परेशानी जो सुलझ नहीं रही है। एनी सब्जेक्ट विच सेवरल फोक्स आर टॉकिंग अबाउट, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। समथिंग दैट पीपल बिलीव और एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग इट, कोई ऐसी चीज जिसपे लोग मानते हैं या एक्सेप्ट करते हैं बिना उसके ऊपर सवाल उठाए। एंड एक्सेसिव एंथुजियाज्म और रेज अबाउट अ माइनर मैटर, इनकरेक्ट है। अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है। डार्विन ड्रू आर अटेंशन टू द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अनफेवरेबल ट्रेट्स, बोल रहे हैं डार्विन ने हमारा ध्यान आकर्षित करा कि धीरे धीरे करके अनफेवरेबल यानी कि नॉन एडवांटेजियस चीजें जो है, पहलू जो है वो इकट्ठे होते हैं एंड इट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द सर्वाइवल ऑफ दोज प्रिज्यूम्ड लकी स्पीशीज। डार्विन ने थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ठीक है, यानी कि हमारे वो जीन्स जो सबसे स्वस्थ होंगे वही सर्वाइव करेंगे, जो खराब होंगे वो मर जाएंगे। राइट, तो अनफेवरेबल मतलब नॉट सो एडवांटेजेस। तो एंटोनिम क्या आएगा, फर्स्ट वर्ड है एडवांटेजेस यानी कि फायदेमंद, अनफेवरेबल मतलब जो फायदेमंद नहीं है। फुलफिलिंग मतलब पूरा करने वाला। स्टीडी मतलब स्थिर। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एडवांटेजियस इज करेक्ट।
क्रेन वॉज द 14th चाइल्ड ऑफ अ मेथडिस्ट मिनिस्टर। मेथडिस्ट कौन होते हैं? मेथडिस्ट वो लोग होते हैं जो चर्च के ओपोनेंट होते हैं, चर्च यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके विरोधी होते हैं। ठीक है, तो क्रेन जो है वो 14वीं संतान थी मेथडिस्ट मिनिस्टर की। बॉर्न इन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, जगह का नाम है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, यहाँ पे पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? क्रेन, क्योंकि यहाँ पे क्रेन की बात करी जा रही है। हु हैड साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, हु नेम्ड हिम आफ्टर एन एंसेस्टर। तो नाम किसने दिया होगा? पिता ने दिया होगा। तो मेथडिस्ट मिनिस्टर हु नेम्ड हिम आफ्टर एन एंसेस्टर, यानी कि पी के बाद में हमारा क्या स्टेटमेंट आएगा? पी के बाद में हमारा एस स्टेटमेंट आएगा। Who had signed the Declaration of Independence, फिर उनने अपने इंसेस्टर के नाम पे दिया था जिन्होंने इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन साइन किया था। आर और क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में पैदा हुए क्रेन जो हैं वो मेथडिस्ट मिनिस्टर की 14वीं संतान थे, जिन्होंने उनका नाम अपने किसी पूर्वज के नाम पे रखा था जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया था। ठीक है, तो अरेंजमेंट बन रहे QPSR। QPSR ऑप्शन सी इज करेक्ट। Our administration uses dash techniques to get their work done। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है अपना काम करने के लिए। अब एंटोनिम बताना है। दे डू नॉट रिलाई ऑन ओवर्ट टेक्निक्स। ओवर्ट का एंटोनिम यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, तो ओवर्ट का मतलब होता है ओपन जो हो, मतलब छुपी हुई सीक्रेटिव कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई ऐसे गुप्त राज नहीं है जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कोवर्ट मतलब होगा गुप्त। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुप्त टेक्निक्स इस्तेमाल करती है। तो कोवर्ट, कोवर्ट मतलब गुप्त। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपैरेंट मतलब स्पष्ट, क्लियर मतलब स्पष्ट, और पेटेंट मतलब कि जो ऑब्वियस है, जो स्पष्ट है, क्लियर है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कोवर्ट इज करेक्ट। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव अपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। देखो, जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है तो आई के साथ में वॉज नहीं आता, वर आएगा। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं अपेयर करता। सो आई वॉज की बजाय क्या आएगा? आई वर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वायबिलिटी का एंटोनिम बताना है। कंडक्टिंग इन डेप्थ रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ अ स्टार्टअप एज पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट मेमो is an important step for potential investors to evaluate the viability and potential of the startup। बोल रहे हैं बारीकी से जानकारी और रिसर्च इकट्ठी करना और एनालिसिस करना किसी भी स्टार्टअप का, ये किसी भी इन्वेस्टमेंट मेमो के लिए ज़रूरी है, उसका हिस्सा है। क्योंकि, और बहुत अहम कदम है, क्योंकि इससे इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि ये कंपनी कितनी फीजिबल है, कितनी कारगर है, क्या ये सक्सेसफुल हो सकती है और इसकी संभावना कितनी है, आगे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो वायबिलिटी मतलब केपेबिलिटी, किसी की चीज की सक्सेसफुल होने की केपेबिलिटी, फीजिबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब एक जिम्मेदारी। ठीक है, इनक्रेडिबिलिटी, इनक्रेडिबिलिटी मतलब बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय, इम्पॉसिबल। ठीक है, फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी मतलब संभावता। और एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर मतलब एक ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाता है, उसको आपको उसके ऊपर कुछ अभिव्यक्ति करनी है, भाषण देना है। ठीक है, वो होता है एक्सटेम्पोर। तो यहाँ पे वायबिलिटी का मतलब है किसी चीज की होने की गारंटी, कि कितना ये चीज पॉसिबल है। और जब हम बात करते हैं इनक्रेडिबिलिटी, यानी कि उसके ना होने के चांसेस, तो ऑप्शन बी क्या है वायबिलिटी का एंटोनिम। मिस्टर हैमल टीचर्स द बॉयज। मिस्टर हैमल जो है वो लड़कों को पढ़ाते हैं। तो द बॉयज आर टॉट बाय मिस्टर हैमल। द बॉयज आर टॉट बाय मिस्टर हैमल, नहीं, द बॉयज, क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है। अपोस्ट्रोफी जो है एस वो बिलोंगिंगनेस बताता है। तो द बॉयज आर बीइंग टॉट, आर बीइंग टॉट नहीं, द बॉयज आर टॉट बाय मिस्टर हैमल। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
हर विजिट्स टू हर फैमिली आर वेरी रेयर बिकॉज शी लिव्स आउट ऑफ द कंट्री। तो वो अपने फैमिली के पास में बहुत कभी कभार जाती है क्योंकि वो शहर से, देश से बाहर रहती है। तो अप्रोप्रिएट कभी कभार के लिए क्या होगा, ईडियम फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब कि दुर्लभ, बहुत ही रेयर केस में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। माई फ्रेंड बिलीव्स इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। एंटोनिम बताना है सुपर नेचुरल का। सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, जिसको आप स्पिरिट्स वगैरह से कनेक्ट करते हैं, आप समझा नहीं सकते। मैजिकल, ये भी सुपर नेचुरल से जुड़ा हुआ होता है। यूजुअल मतलब सामान्य, आम। तो सामान्य जो है वो सुपर नेचुरल से अलग है, उसका एंटोनिम है अनकाइंड। अनकाइंड मतलब निर्दयी, और अननेचुरल मतलब जो सुपर नेचुरल है, अस्वाभाविक है, आर्टिफिशियल हो सकता है। So option B is correct. It was Ravi, not his friends, who were shouting at late hours last night. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इट वॉज रवि। रवि सब्जेक्ट है कि वो रवि था, ना कि उसके दोस्त। अब उसके दोस्त तो प्लूरल है लेकिन रवि तो सिंगुलर है ना, तो हु वॉज शाउटिंग ना कि वर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और उसी की बात बता रहे हैं कि वो चिल्ला रहा था, सब्जेक्ट चिल्ला रहा था। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज शाउटिंग। इट वॉज नवीन नॉट हिज फ्रेंड हु वर वॉज शाउटिंग। ठीक है, ऑप्शन सी में एरर है। Unemployment is a major issue in India that dash millions of people across the country. Unemployment, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तान में, जो कि प्रभावित करता है बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान में, मिलियंस ऑफ पीपल को हिंदुस्तान में। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, तीसरी बन चुके हैं, हालांकि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज हैं। इंडिया हैज स्ट्रगल टू क्रिएट डैश जॉब्स टू कीप अप विद इट्स रैपिडली एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, पर हिंदुस्तान उसी तेजी से जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाया जिस तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया वेरीज वाइडली, हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में। Young people in particular face significant challenges in finding employment. जो युवा लोग हैं और खास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। Many are highly educated but lack the skills and experience needed to dash in a highly competitive job market. बहुत सारे तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है लेकिन उनके पास में स्किल्स या एक्सपीरियंस नहीं है जो इस हाईली, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए। There are many factors contributing to the high levels of unemployment in India. बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं जो इंडिया में बढ़ती बेरोजगारी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी वजह है। ऑफ दीज इंक्लूड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से एक कारण है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, जो स्कूल में, कॉलेजेस में सिखाया जाता है वो एम्प्लॉयर्स के काम नहीं आता। ठीक है, एंड a lack of access to finance for small and medium sized businesses, और क्योंकि जो छोटे या फिर मीडियम साइज के बिजनेसेस हैं उनके पास में इतना फाइनेंस नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा जॉब जनरेट कर सके। The Indian government has launched several initiatives to address the issue of unemployment in the country. हिंदुस्तान सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से निपटने में देश के अंदर। These include programs to support small businesses, increase investment in infrastructure and provide vocational training to young people. बोल रहे हैं इनमें शामिल है कि छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। However, much more needs to be done to create sustainable long-term employment opportunities for all Indians. लेकिन फिर भी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है ताकि सस्टेनेबल और लंबे समय तक होने वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं इंडियंस को मिल सके। अनएम्प्लॉयमेंट कैन हैव सीरियस सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग पॉवर्टी, क्राइम एंड सोशल डैश। बोल रहे हैं बेरोजगारी की वजह से बहुत ही गंभीर सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक्स तनाव हो सकता है, जैसे कि गरीबी, क्राइम और सोशल। अब क्या सोशल वो बताना होगा हमें। ठीक है, चलिए फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर इशू इन इंडिया
दैट डैश मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। तो प्रभावित करता है ना, गलत तरीके से प्रभाव करता है। कॉम्प्रोमाइजेस, कॉम्प्रोमाइजेस मतलब समझौता करना। इफेक्ट्स मतलब प्रभाव डालना। कंट्रोल्स मतलब नियंत्रित करना, और अफेक्ट्स मतलब गलत प्रभाव, दुष्प्रभाव डालना। ठीक है, सो ऑप्शन डी अफेक्ट्स इज करेक्ट। अब इफेक्ट्स और अफेक्ट्स में क्या डिफरेंस है? इफेक्ट्स होते हैं किसी चीज के प्रभाव, और अफेक्ट्स होता है किसी चीज को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभावित कर रहा है ये लोगों को, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Despite being one of the fastest growing economies in the world, India has struggled to create dash jobs to keep up with its rapidly expanding population. India struggled to create पर्याप्त मात्रा में जॉब, तो इनफ जॉब। तो पर्याप्त मात्रा मतलब इनफ, फ्यू मतलब थोड़ी, मैनी मतलब बहुत, लिटिल मतलब थोड़ी। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा की बात कर रहे हैं, यानी कि इनफ जॉब्स। The unemployment rate in India varies widely from different states and regions. Across from different states and regions नहीं, from मतलब अलग अलग states में होगा तो from to from और to का संदर्भ होना चाहिए। Between बहुत सारे states और region के बीच में। Across यानी कि पूरे क्षेत्र भर में, व्यापक तौर पे आप बात कर रहे हैं, तो अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स यानी कि देश भर में अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अलग अलग है। यंग पीपल इन पर्टिकुलर face significant challenges with finding employment. Many are highly educated but lack the skills and experience needed to dash in highly competitive job market. Expel मतलब किसी को निकाल देना। Exaggerate मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना। Expand मतलब विस्तार करना, और compete मतलब मुकाबला करना। तो competitive job market में वो compete कर रहे हैं, so option D is correct. Unemployment can have serious social and economic consequences, including poverty, crime, and social cohesion. Cohesion का मतलब होता है एकता, तो सोशल एकता में कमी आ जाएगी, तो सोशल एकता में कमी तो नहीं आएगी, है ना। स्टिग्मा मतलब कलंक, धब्बा, कुछ चीज गलत हो गई है। अनरेस्ट असंतोष। सॉलिडारिटी एकजुटता, तो यहाँ पे पावर्टी बढ़ जाएगी, क्राइम हो जाएगा, और सोशल अनरेस्ट पैदा होगा, सामाजिक तनाव पैदा होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।